अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं रंगे आसमां किस्त नंबर 97। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर भी कर दें, शुक्रिया। वो दोनों तारीख जंगल में अंधाधुंध दौड़ती जा रही थी। अम्पारा सबसे आगे दौड़ रही थी और अरीबा इसके पीछे थी। जल्दी अरीबा को एहसास हो गया कि अज़ाबिला इनके पीछे नहीं है। रुको अम्पारा, अरीबा ने दौड़ते हुए फूली हुई सांसों के दरमियान से पुकारा। अम्पारा इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। वो चंद सानिये सांस बहाल करती रही, फिर मुंतजिर रही कि अज़ाबिला भी इनके करीब पहुंच जाए। लेकिन जब देर हो गई तो इन्हें तशवीश हुई। परेशान न हो अरीबा, अम्पारा ने तसल्ली दी। वो शायद कहीं गिर पड़ी है, आओ देखते हैं इसे। ये कहते हुए वो दोबारा अक़ब में मुड़ी। अरीबा इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी, वरना अम्पारा अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, मगर इसने ऐसा नहीं किया। अगरचे ये हकीकत तो अरीबा भी नहीं जानती थी कि अम्पारा इनका साथ इसलिए दे रही थी कि इनका साथी अली रेहान इसे पसंद था। बहर कैफ वो दोनों छुपती छुपाती वापस इसी मकाम पर पहुंची जहां से उन्होंने दौड़ लगाई थी। तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां अज़ाबिला का दूर दूर तक पता ना था। वो मेरे खुदा, ये अज़ाबिला कहाँ चली गई? अरीबा ने मुतवहिश होकर कहा। मुझे तो लगता है उस आदमी की गिरफ्त में चली गई है जो हमें मिला था, अम्पारा ने कहा। न जाने वो मुर्दार कौन था, अब इसे कहाँ ढूंढे? अरीबा जैसे भी हौसला होने लगी। हालांकि वो अम्पारा ही की तरह एक बाहिम्मत औरत थी, लेकिन इस मौका पर अम्पारा के चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हो गए। कुछ सोचते हुए बोली, ठहरो, अभी मैं देखती हूँ। वो झुककर मध्यम चांदी में इनके कदमों के निशाना देखने लगी। वो जानती थी कि इस वक्त वो दोनों खुद भी खतरे में घिरी हुई है। जल्द ही अम्पारा ने अरीबा को एक लर्जा देने वाली इत्तला दी। वो शराबी आदमी अज़ाबिला को लिए इसी कबीले में चला गया है। क्या? अरीबा के मुंह से कराती हुई आवाज बुलंद हुई। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? अरीबा ने गमजदा होकर अपना सर थाम लिया। मेरा ख्याल में आगे बढ़ जाना चाहिए। बिलाखिर अम्पारा को कहना पड़ा तो अरीबा ने साफ कह दिया, नहीं, मैं अज़ाबिला को इनके चुंगल से जरूर छुड़ाऊंगी। अरीबा ने फैसलाकुन लहजे में कहा। यह तुम बेवकूफ़ी करोगी, अम्पारा ने इसे समझाते हुए कहा। देखो, अज़ाबिला को अभी इन वहशी जंगलों की तरफ से जान का कोई खतरा नहीं, और हम कौन सा अज़ाबिला को हमेशा के लिए इनकी कैद में छोड़कर जा रहे हैं। अपने साथियों की मदद से दोबारा आएंगे। लेकिन अम्पारा, हम दोनों भी तो कुछ कर सकते हैं, अरीबा ने कहा। इसके लहजे से मायूसी झलकने लगी थी। हम सिर्फ इसलिए बड़ी मुश्किलों से इतना कर पाए हैं, अम्पारा बोली। अगर दोबारा इन जंगलों की गिरफ्त में चले गए तो फिर शायद इनकी कैद से निकल ना पाए। इस तरह साहिल पर मौजूद हमारे साथियों को भी कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? अरीबा अब अम्पारा की बात का मकसद समझने लगी थी। अज़ाबिला के इस तरह बिछड़ने पर अरीबा उदास सी हो गई, मगर अम्पारा ने इसे तसल्लियां देते हुए सार ले जाने पर रजामंदी कर ही लिया। जल्द ही वो जंगलों के कबीले की हदूद से निकल गई और जरा सस्ताने के बाद उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। जजीरे की रात अपने जोबन पर थी। आसमान पर कभी बादल उमड़ आते तो कभी एकदम साफ शफाफ नजर आने लगता। इन्हीं अंधेरे उजालों में वो बदस्तूर आगे बढ़ती रही। मरतूब हवाओं और मौजों के शोर से साफ अंदाजा होता था कि वो मंजिल के करीब है। इस दौरान एक मकाम पर अम्पारा ठिठक कर रुकी। क्या हुआ? अरीबा ने चौंक कर दरियाफ्त किया। मुझे करीब ही कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी है, अम्पारा ने कहा। अरीबा दम्बखुद होकर खड़ी हो गई। तभी से कहीं करीब ही किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। दोनों कराती हुई इंसानी आवाज पर इस समत को लपकी तो क्या देखती है, जंगली घास पर कोई इंसानी जिस्म पे सुध पड़ा है। वो कोई औरत थी। बाबीला। अम्पारा अपने साथी को पहचान कर बेख्तर इसकी जानिब लपकी और देखा कि वो खासी जख्मी हालत में है और इसकी दाएं टांग की पिल्ली पर 2 सुर्ख निशान बने हुए हैं। अरीबा भी बाबीला को पहचान कर खुद बाबीला ने भी अम्पारा की आवाज सुन ली। बाबीला साहिल समंदर पर होने वाली लड़ाई के बाद जख्मी होकर बच निकलने में कामयाब हो गई थी, मगर साहिल पर आते ही जंगल में इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है, मुझे बचा लो अम्पारा, बाबीला ने इसे इस्तदा की। अम्पारा ने इसकी जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। रवायती तरीके से इसका जहर चूसकर थूकती रही। यूं बाबीला के चेहरे की रंगत बदलने लगी। इसके बाद अम्पारा ने एक जंगली जड़ी बूटी तलाश करके इसका लेप बनाया और जख्म वाली जगह पर मल दिया। थोड़ी देर बाद बाबीला की हालत समझ चुकी थी और इसके बाद इसने अम्पारा को सारी कथा सुना डाली कि किस तरह चरियप्पा ने इसे वर्गलाकर साथ मिला लिया और इसके बाप सरदार अटूमा का कत्ल, फिर सिहाग पर जमान और कैप्टन जेम्स से जंग हुई और इसके नतीजे में जेम्स मारा गया और चरियप्पा भी जमान के हाथों हलाक हो गया। खुद वो शरीर जख्मी होकर जान बचाने में कामयाब हो गई। अरीबा अम्पारा की यह बात सुनकर जैसे सख्ते में आ गई। अम्पारा को पछतावा हुआ कि इसने अपने बाप के कातिल की मदद करने वाले की जान क्यों बचाई। तब वो तैश में आकर बाबीला का गला घूटने लगी तो अरीबा ने इसे मना कर दिया। फिर वो दोनों इसे साथ लिए साहिल की तरफ दोबारा चल पड़ी। फिर वो तीनों गिरती पड़ती सिहाग में पहुंचने में कामयाब हो गई। शाहजमान अरीबा को देखकर तड़प उठा और बेइख्तियार इसे अपने सीने से लगा लिया। अम्पारा इनके करीब खामोश खड़ी रही।
बबीला को वहीं फर्श पर लिटा दिया गया था और अम्पारा जमान को धीरे धीरे अब तक के सारे हालात से आगाह करती रही। अचानक तकदीर की मेहरबानी से मिलने वाले इक़्तिदार के बाद नज्जो भाई ने जरूरी समझा था कि वो खुद को सिर्फ नागरा की नहीं बल्कि पूरे कोहे शिमालिया की एक दबंग औरत बनकर दिखाएगी। वो इसको जरूरी भी समझती थी। ऐसा वहाँ के राजों और रानियों का आम चलन था। ख्वाह शिकार पर जाना हो या कोई मुहिमजोई, इसे रोब दबदेवी की रियासतों में ये एक आम सा रिवाज था। नज्जो भाई को पहले भी अपने आजानी पिता महाराजा चंद्रगुप्ता के साथ इसकी बात शिकारी मुहिम्मात में जाती रही थी, मगर शिकार कभी न खेला था। युवराजे महाराजे भी इन मुहिम्मात में अपनी बीवियों को साथ ले जाना अपनी शान का एक हिस्सा समझते थे। नीज नज्जो भाई अपने बेटे ऐश कुमार पर भी दबाव डालने लगी कि खुद को एक बहादुर और जंगजू औरत के रूप में जाहिर करना जरूरी समझती थी। महाराजा चंद्रगुप्ता के देहांत और फिर इसके बाद इसके बेटे राजा प्रताप कुमार की हादसाती मौत के बाद राजमहल की शिकारी पार्टी तितर बितर हो गई थी। नज्जो भाई ने फौरन हुक्म जारी करके इस शिकारी पार्टी को अपनी निगरानी में नए सिरे से तरतीब दिया। लगता था जैसे किस्मत की देवी ने नज्जो भाई का दरवाजा ही नहीं खटखटाया बल्कि उसके पास फरोकश भी हो गई थी, क्योंकि अभी नज्जो भाई ये सब तैयारियां कर ही रही थी कि राजमहल के टप्पा खाने से खत्म वसूल हुआ जो इंग्लिस्तान में सियासी एजेंट के तौर पर मुकीम अशोक खटवाल ने बिगम पैलेस से रवाना किया था। इसमें मलका अली की सिल्वर जुबली की तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौजूद था। नज्जो भाई इस खातिर दावतनामे को देखकर खुशी से फूली न समाई थी। वो क्या, सभी लोग जानते थे कि लंदन से इस तरह का आने वाला दावतनामा क्या मायने रखता था। यह मलका इंग्लिस्तान की जानिब से किसी भी रानी या राजा के लिए बड़ी इज्जत की बात होती थी, लेकिन जानने वाले जानते थे कि इस दावत में शिरकत के लिए हिंदुस्तान जाने वाले राजा रानियों को सरकारी एजाज और मर्तबे से भी नवाजा जाता था। नज्जो भाई को भी महारानी की सरकारी हैसियत हासिल होने वाली थी। नज्जो भाई ने शाही ढंडूरचियों को ताकीद कर दी कि नागरा में हर तरफ मुनादी करा दो कि हमें मलका आलिया ने अपने महल में आने की दावत दी है और अब हम अनकरीब नागरा की तरक्की और खुशहाली के लिए इंग्लिस्तान रवाना होने वाले हैं। उधर नज्जो भाई ने शिकारी टीम की तैयारी अधूरी छोड़कर अपनी इंग्लिस्तान रवानगी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं था कि वो अपना अव्वल जिक्र इरादा बदल चुकी थी। हरगिज नहीं। वो तो इसके आइंदा के मुस्तकिल प्रोग्रामों में शामिल था, मगर पहले सबसे ज्यादा अहम मलका अली की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत थी। इसने रियासत के ही नहीं बल्कि इसे जहां जहां से मालूम होता कि फला दर्जी का काम बेहतरीन है और कौन सा दर्जी और जरबफ्त में ज्यादा तुला रखता है, इन्हें फौरन राजमहल बुला लिया जाता। इन्हें नज्जो भाई के लिए 40 से ज्यादा बेशकीमत और जर्क बर्क जोड़े तैयार करने थे। ये तो थे अनसिले कपड़ों की तादाद या यूं बने बनाए तैयारशुदा शाहाना लिबास दूर दूर से दिखाने के लिए कपड़ों से एक एक ताजिर राजमहल बुलवाए गए। इनकी तादाद भी 30-40 से कम नहीं थी। हालांकि दौरा इंग्लिस्तान बमुश्किल 15 दिनों का था। इस मुनासबत से ये तैयारी ज्यादा थी, मगर नज्जो भाई क्या मौकूफ मलका इंग्लिस्तान की दावत पर ऐसी ही तैयारियां करने का रिवाज आम था, तो भला फिर नज्जो भाई कैसे पीछे रहती। ये लोग तो अपने मुशीर और माहिरीन से मलका इंग्लिस्तान से मिलने के लिए अदब अदाब और नशिस्त व बर्खास्त तक की भी तरबियत लेते थे। नज्जो भाई की तरबियत के लिए भी ऐसे ही कुछ लोग मामूर कर दिए गए। नज्जो भाई को यह भी पता चलाने की कोशिश की कि मलका अली की तरफ से हिंदुस्तान के और किन किन को ये दावतनामे मौसूल हुए हैं। हुनरमंद दिन रात एक एक करके नज्जो भाई के लिए शाहाना और कीमती पोशाकों की तैयारियों में जुट गए। चूंकि ये बात मलका अली को भी मालूम थी कि इनके दावतनामे पर राजे रानियां खास किस्म की तैयारियों की दौड़ में मसरूफ हो जाया करते थे, इसलिए वो इन्हें हिंदुस्तान से रवानगी के लिए 15-20 दिन का वक्त देती थी। नीज मलकाई आलिही की तरफ से इन्हें पानी के जहाज के एक तवील, थका और उकता देने वाले सफर से बचाने के लिए हवाई जहाज जैसी बरकरार सवारी का बंदोबस्त किया जाता था। नज्जो भाई ने भी इस तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि ये बात सिर्फ मलका इंग्लिस्तान से मुलाकात की नहीं थी। लंदन की इस अजीमुशान तकरीब में हिंदुस्तान के दीगर उमरा भी मदऊ होते थे। इनसे भी इसी बहाने मुलाकात और आपस में गुफ्तगू शनीद और वाकफियत का सिलसिला चल पड़ता। लंदन रवानगी की तैयारियों के दौरान नज्जो भाई एक पल के लिए भी अपनी लाडली बेटी सोंजला को नहीं भूली थी। इसका तो जैसे इंग्लिस्तान जाने का ख्वाब पूरा हो रहा था, इसने दिल में पक्का तहिया कर रखा था कि अपनी लाडली बेटी की तलाश में कोई दकीका और फरोगुजाश्त नहीं करेगी। यही नहीं, इसने इंतकाम रॉबर्ट को भी जिंदा न छोड़ने का अज़्म कर रखा था, जो सोंजला को वर्ग लाकर अपने साथ ले गया था। नज्जो भाई को बेटी याद आती तो वो इंदो से गमजदा हो जाती। बेटे के संगदिलाना और बेहिस रवैये ने अलग इसे दुखी और परेशान कर रखा था। वो इस दुख के साथ सोचती थी कि न जाने इसकी बेटी किन हालों में होगी, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। इस गोरे बदमाश रॉबर्ट ने इसके साथ क्या हश किया होगा। ताहम अब इसे इंग्लिस्तान जाने का सुनहरी मौका मिला था। वो मलकिया आलिया के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से वहां जा रही थी। ऐसे में इसका ही फायदा था कि इसे लंदन में इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। इसी सबब वो सोचने की तलाश में अपनी हैसियत भी बरकरार रखना चाहती थी, ताकि इसके मकसद में किसी किस्म की रुकावट ना हो। इन सारी तैयारियों के बाद नज्जो भाई ने सोचा एक आध शिकारी खेल लिया जाए। इससे ज़हनी थकावट भी दूर होती रहती है और नए हालात से निपटने के लिए जज्बा सुहा होता है।
اس کے ساتھ ہی بنگم پیلس میں ہونے والی دیگر ہندوستانی عورتوں کے سامنے شکار کا تذکرہ کرنے کا موقع بھی ملتا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اعلی صبح شکاری ٹیم کو روانگی کا حکم دے دیا۔ اقتدار، جاہو، حشمت، طاقت اور خوشی نے نجو بائی کی صحت پر ہی نہیں بلکہ اس کے ڈھٹے حسن پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ حسین تو وہ تھی ہی، پھر شادی بھی اس کی بہت چھوٹی عمر میں مہاراجہ چندر گپتا سے ہوئی تھی۔ اب بھی وہ 40 اور 45 کے پیٹے میں ہونے کے باوجود اپنی اصل عمر سے 5-10 سال کم ہی نظر آتی تھی۔ اس نے خود پر توجہ بھی دینا شروع کر دی تھی، جانتی تھی اسے اپنی حیثیت کو بھی نکھارنا چاہیے اور شخصیت کو بھی۔ لہذا جب وہ شکاری مہم پر جانے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر چکی تو اسے دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دراز قامت اور صحت مند مگر متناسب جسم پر چست شکاری لباس میں نجو بائی بیک وقت ایک جنگجو سپاہی، دبنگ خاتون اور پرکشش عورت کے روپ میں سامنے آئی تھی۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ اس کے غلام اور عمال اسے ایک نظر دیکھتے تو ضرور تھے، پھر نظریں نیچی کر لیتے تھے۔ اس کا سراپا دیکھنے کے بہانے وہ اس سے بلا وجہ ہی مخاطب ہوتے۔ نجو بائی یہ سب محسوس کر کے اندر ہی اندر مسرت محسوس کرتی۔ آئینے سے زیادہ لوگوں کی نظروں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اب بھی کسی سے کم نہیں۔ اس شکاری پارٹی میں 4 شکاری بھی تھے۔ نجو بائی کو جانے کیا سوجی، اس نے آتما شکلا کو اپنے اموالوں میں شامل کرنے کا حکم عین آخر میں جاری کر دیا تاکہ وہ بعد میں خرابی طبیعت کا کوئی بہانہ تراش نہ سکے، اور ہوا بھی یہی۔ جب آتما شکلا کو اس بات کا علم ہوا نجو بائی اپنے ساتھ اسے بھی شکاری مہم پر لے جانے کا حکم جاری کر چکی ہے تو اس کی حالت مارے خوف کی دیدنی ہو رہی تھی۔ مجھے بچا لیجیے چھوٹے راج، وہ یقیناً مجھے ہلاک کرنے کا تہیہ کر چکی ہیں۔ نجو بائی کا حکم نامہ ملتے اس نے گیدڑ کی طرح شہر کا رخ کیا۔ ایش کمار نے یہ سنا تو اسے بھی آتما شکلا کی بات اتنی غلط محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے ذہن میں فوراً ہی ایک موقع کی بات سمائی تھی۔ وہ بولا، آتما، کیا ہمارے وفادار اور جانثار ساتھی نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہو چھوٹے راج؟ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، پرنتو اس طرح جانتے بوجھتے خود کو موت کے منہ میں کون دھکیلتا ہے؟ یہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع ہے آتما، ایش کمار نے عجیب معنی خیز لہجے میں کہا۔ آتما شکلا کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھرے۔ موقع؟ کیسا موقع؟ بتاتے ہیں۔ ایش کمار نشست سے اٹھ کر چند قدم چلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں بولا، ایسی حقیقت کا تو تمہیں بھی علم ہو چکا ہے کہ ماتا جی کو تمہارے بارے میں سب پتا ہے اور وہ کسی بھی وقت میں ہلاک کر سکتی ہیں۔ تم کب تک بچ سکو گے بھلا؟ تم کیوں نہ زندگی اور موت کے اس کھیل میں جو شکاری مہم کی آڑ میں کھیلا جا رہا ہے تم بھی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرو اور ماتا جی کو ہلاک کر ڈالو۔ ایش کمار کی بات نے آتما شکلا کو پہلے تو سرتپا لرزا کر رکھ دیا، گویا چھوٹے راج کا بھی یہ تسلیم کر لینا کہ نجو بائی کسی بھی وقت آتما شکلا کا کام تمام کرنے والی ہے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر دادے فریاد کے انداز میں بولا، چھوٹے راج، میں بھلا یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تو آج تک ایک چڑیا بھی نہیں ماری۔ جان پر آئے تو ایک گیدڑ بھی شیرنی پر جھپٹ پڑتا ہے۔ یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا آتما۔ ایش کمار نے کہا، ذرا سوچو، ماتا جی کا قضیہ نمٹانے کا کس قدر سنہری موقع ہے، سارے مسئلے ایک ہی دن میں نمٹ جائیں گے۔ ذرا ہمت پکڑو بے وقوف، اس طرح تمہاری بھی مکتی ہو جائے گی اور میں ناگرہ کا تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے تمہیں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دوں گا، ورنہ تو تم جانتے ہی ہو کہ ماتا جی تمہیں یوں بھی زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب ایش کمار لرزتے کانپتے ہوئے آتما شکلا سے اپنا چہرہ اس قدر قریب کر کے کہہ رہا تھا کہ خود ایش کو اپنا چہرہ نہایت مکروہ محسوس ہونے لگا۔ چھوٹے راج، کہیں کوئی بڑی گڑبڑ نہ ہو جائے، ہمت کرو، نہیں ہوگی گڑبڑ، بہت آسان موقع ہے۔ تم کیا جانو کہ ہم نے بھی پرتاپ کمار کو بھی اسی شکاری مہم کے دوران ہلاک کروایا تھا، یوں کو ایک حادثہ لگا تھا، سب کو بہت مواقع ہیں اس میں، یہ بقا کی جنگ ہے، ہمت پکڑو۔ ایش کمار نے اسے پھر اکسایا تو آتما شکلا سمجھ گیا کہ اس معاملے میں ایش کمار بھی بے بسی ہے اور اب اپنی جان بچانے کے اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے چھوٹے راج، تلوار تو یوں بھی میرے سر پر پڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس کھیل میں حصہ ڈال ہی لینا چاہیے۔ شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، اگر ڈر گئے تو سمجھو مر گئے۔ ادھر نجو بائی چہرے پر اسی طرح کا غرور لیے جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکاری پارٹی کے ساتھ ہرنام کے جنگل کا رخ کرنے لگی، جس کے مشیر خاص سترام داس نے فکر و تشویش کے ساتھ اسے مخاطب ہو کر ضرور کہا، رانی صاحبہ، میری جان آپ پر قربان، اپنا دھیان رکھیے گا، آپ کو شکار کا تجربہ نہیں، کوشش کیجیے کہ آپ شکاریوں کے درمیان اور پیچھے رہیں۔ نجو بائی نے ایک نگاہ اپنے مشیر پر ڈالی اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔